ठीक है, तो अभी इसका आगे वाला पार्ट लिखना है. सो गिव हेडिंग एब्जॉर्प्शन. ओके, नोटबुक ओपन करो एंड गिव हेडिंग एब्जॉर्प्शन. Then write down all the points one by one. ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी कैसा लिखने का, एब्जॉर्प्शन हेडिंग देके पहले ये 3 पॉइंट्स लिखो. ओके, पहले ये 1 और 90% वाला रेस्ट, ये तीनों पॉइंट लिखो. और उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे 1 by 1 माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा लिखो. और अगर तुम्हारे नोटबुक में पॉसिबल है तो इस तरह से एक ही पेज पे 1, 2, 3 छोटे छोटे बॉक्सेस बना के भी लिख सकते हो. चलो नेक्स्ट अभी हेडिंग दो, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग देके ये पॉइंट्स 1 by 1 लिखो. इसमें ना ऐड करना है इन ब्लड कैपिलरीज. ये सेंटेंस में कंटिन्यूएशन करना, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन ब्लड कैपिलरीज. मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये किस में एब्जॉर्ब होने वाला है, ब्लड कैपिलरी में. और जैसे मैंने कल बताया था, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब किधर एब्जॉर्ब होगा, एक्टिल यानी कि लिम्फ वेसल में. हो गया. ये लास्ट वाला लिखा क्या, दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स और लैक्टीज. ये पॉइंट लिखा, ये शायद नहीं था सर. नहीं एक सर. मिनट. हाँ, राइट दिस पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट. यस, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अभी ये वाला पढ़ा नहीं था, ये वाला भी देखना है. सो जस्ट पे अटेंशन. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किया था चैप्टर हम लोगों ने कि 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, राइट. उस नोट पे हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था. 5 स्टेप्स कौन से. सबसे पहला स्टेप इंजेशन, वो हम लोगों ने देखा. इंजेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन. ओके, डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, वो भी हम लोगों ने देखा. नाउ द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप इज असिमिलेशन एंड इजेशन. फोर्थ स्टेप है असिमिलेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो एक सिंपल छोटा सा डेफिनेशन उसका वो देख लेते हैं. क्या है असिमिलेशन? The absorbed food material reaches the tissues and becomes part of the protoplasm. मतलब सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है. Basically, it enters in the cytoplasm of the cell, or it may even enter inside the organelles of the cells. Okay, so this process is called as assimilation. अब साइटोप्लाज्म का पार्ट बनेगा या ऑर्गेनेल के अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या है, सेल उन न्यूट्रिएंट्स को अभी यूज करने वाला है, यूटिलाइज करने वाला है. So assimilation is nothing but the process of use or utilization of nutrients which are absorbed by blood or lymph. ठीक है, ब्लड वेसल क्या एब्जॉर्ब करने वाले हैं, glucose and amino acid. Lymph vessels or lactees are going to absorb fatty acids and glycerides. Okay. Next, last process in the nutrition is egestion. Okay, egestion क्या है, undigested waste is converted to feces in colon. Okay, colon में वो feces में conversion होगा. colon क्या है, ये अभी large sorry large intestine का पार्ट है. ये कोलन 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, हम लोगों ने पढ़ा है. असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन. ओके, सो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वहां पे इट इज कन्वर्टेड टू फेसेस. अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एब्जॉर्प्शन का ही काम करता है, सिर्फ उसमें कुछ डाइजेशन नहीं होता है, राइट. सो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम दैट अनडाइजेस्टेड पार्ट. ठीक है, और जो भी बचा हुआ है वो सब अभी रिमूव किया जाएगा, और इसे रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम लोगों ने बोला है इजेशन. फेसेस में क्या क्या होता है, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, स्लॉड ऑफ म्यूकोजल सेल्स, म्यूकोसा इनर मोस्ट जो लेयर है, कुछ म्यूकोसा के सेल्स भी निकल जाते हैं.
ठीक है, तो वो सेल्स भी उसमें होते हैं. देन बैक्टीरिया एंड अनडाइजेस्टेड फूड, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर feces. Distension of rectum stimulates pressure sensitive receptors that initiate a neural reflex for defecation or ejection. डिस्टेंशन मतलब टेम्पररी स्वेलिंग, स्वेल होना या इलोंगेट होना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंशन. तो हमारा रेक्टम जो है लास्ट पार्ट, वो रेक्टम स्वेल होने लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारा डिसीज जाएगा, है ना, बहुत सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट गंदा पार्ट उसमें जाएगा और वो डिस्टेंट होने लगेगा, थोड़ा स्वेल होने लगेगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इनिशिएट्स अ न्यूरल रिस्पॉन्स. न्यूरल मतलब नर्वस रिस्पॉन्स. न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि भाई अभी ये रेक्टम का पार्ट जो है ना ये भर गया है, इसको एम्प्टी करना पड़ेगा तुरंत. अगर इसको एम्प्टी नहीं किया तो जो भी है वो कभी भी किधर भी बाहर निकल सकता है. ठीक है, तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और ब्रेन और एक सिग्नल भेजता है स्फिंक्टर मसल को लूज करने के लिए. ओके, स्फिंक्टर मसल को लूज करने के लिए ताकि उसमें से वो बाहर निकल जाए एनल ओपनिंग में से. It is a voluntary process that takes place through anal opening, which is guarded by the sphincter muscles. Okay, anal opening को भी sphincter है, inner and outer दो sphincters होते हैं वहाँ पे, और ये sphincter muscles उस opening को गार्ड करेंगे, उस ओपनिंग को कंट्रोल करेंगे. और ये वॉलंटरी प्रोसेस है. ठीक है, इसको हम लोग वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसका एक एक लिमिट है. ठीक है, एक अप टू सर्टेन लिमिट वी कैन कंट्रोल दिस प्रोसेस. आफ्टर दैट अगर ये रेक्टम बहुत ही ज्यादा भर गया है और कंटिन्यूस ब्रेन तक रिस्पॉन्स जा रहा है, तुम लोग कितना भी सोचो उसको स्फिंक्टर को बंद करके रखते, इट वोंट हैपन. स्फिंक्टर ओपन होगा और जो भी है वो फटाफट बाहर निकल जाएगा. ओके, सो दिस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड एज इजेशन. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है अभी. So we'll go to the last part of the chapter, which is nutritional disorders and disorders of digestive system. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज डिसऑर्डर्स. अभी इसमें ना कुछ पिक्चर्स है आने वाले हैं. Maybe those pictures will be graphic images for you, I'm not sure. थोड़े से गंदे हैं बट रियल पिक्चर्स है, रियलिटी है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. सबसे पहला क्वाशियोरकर सिंड्रोम और क्वाशियोरकर डिसऑर्डर, डिसीज ऐसा उसको बोला जाता है. क्वाशियोरकर क्या है? इट इज अ डिसीज और डिसऑर्डर इन विच अ चाइल्ड सफर्स फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी. बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, उसकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलता नहीं है. ओके, सो आई जस्ट शेयर टेक्स्ट बुक का पार्ट. देखो अभी, वन सेकेंड. यस, क्वाशियोरकर. इज इट विजिबल? ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको या थोड़ा और जूम करो इसको? मैं फिर भी जूम करते ना है अपने पास ऑप्शन का, एक टेक्स्ट का. ये देखो, क्वाशियोरकर. So this protein deficiency disorder is found generally in children between 1 to 3 year. छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है, 1 से 3 साल के बच्चे को. ठीक है, उसको अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिला तो उसको ये डिसऑर्डर हो जाएगा. Children suffering from kwashiorkor are underweight and show stunted growth. Stunted मतलब slow, उनका हाइट ज्यादा बढ़ता ही नहीं है. जनरली 10-12 साल तक का जो एज होता है ना, ये टाइम पीरियड में बहुत फटाफट हाइट ग्रो होता है. बट ये जो लोग होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, इनका स्टंटेड ग्रोथ दिखता है, मतलब बहुत स्लो ग्रो होता रहता है या फिर उनका हाइट बढ़ता नहीं जितना बढ़ना चाहिए. पुअर ब्रेन डेवलपमेंट. यस, प्रोटीन से नहीं मिलेगी उनकी बॉडी को प्रॉपरली, तो कोई भी स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा. दे ऑल्सो फील लॉस ऑफ एपेटाइट. ठीक है, भूख नहीं लगती ज्यादा. एनीमिया. एनीमिया क्या होता है? कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एनीमिया? रेज योर हैंड. What is anemia? So deficiency of blood. अरे नहीं, not blood. Yes, गौरांग बोल. सर स्लीप डिसऑर्डर. क्या? स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप डिसऑर्डर नहीं. धर्मिल बोल. Deficiency of iron. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. ओके, कह सकते हैं एक तरह से. एनीमिया को ठीक है ऋषिकेश बोल.
आरबीसी की डेफिशिएंसी। आरबीसी डेफिशिएंसी, ओके। सिद्धि? सर रेड ब्लड सेल डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, रेड ब्लड सेल डेफिशिएंसी, ओके काउंट ओके। हो जाता है। हाँ, एनीमिया में एनीमिया में बेसिकली क्या होता है, दोनों चीजें होती है जो तुम लोगों ने बोला अभी, आयरन डेफिशिएंसी और आरबीसी का भी डेफिशिएंसी हो सकता है। सो बेसिकली एनीमिया इज नथिंग बट a disease in which oxygen carrying capacity of our cells decreases, ठीक है। आरबीसी का ऑक्सीजन कैरी करने का जो कैपेसिटी होता है वो इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। उसके पीछे रीजन हो सकता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सेकंड रीजन आरबीसी के स्ट्रक्चर में कुछ तो गड़बड़ होगा। Okay, either low count of RBC or improper production of hemoglobin is mostly responsible for anemia। और hemoglobin improper form कब होगा, जब बॉडी में आयरन का डेफिशिएंसी होगा, क्योंकि hemoglobin फॉर्म करने के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो एनीमिया इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम इन क्वाशियोरकर। प्रोट्रूडिंग बेली, यस, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्वाशियोरकर से अफेक्टेड बच्चों का। प्रोट्रूडिंग बेली, प्रोट्रूडिंग मतलब ऐसा बाहर आता हुआ स्टमक, है ना। प्रेग्नेंट फीमेल्स कैसे दिखती है उसी तरह से इनका स्टमक दिखता है, उनका बेली, लोअर एब्डोमिनल रीजन जो है वो उस तरह से दिखता है। स्लेंडर लेग्स, पतले लेग्स होते हैं। देन बल्जिंग आईज, बाहर आई हुई आईज ऐसा दिखता है। इडिमा ऑफ लोअर लेग, इडिमा, OEDEMA, इडिमा का मतलब है स्वेलिंग, सूजन, ठीक है। लोअर लेग्स मतलब ये अभी अगर ऐसा लेग है तो ये वाला पार्ट एकदम पतला होता है और ये वाले पार्ट में जिधर फिंगर्स होते हैं ये वाले पार्ट में स्वेलिंग आ जाता है, स्वेलिंग रहता है, तो उसको बोलते हैं एडिमा, लोअर लेग्स। एंड फेस, फेस में भी स्वेलिंग दिखता है कभी कभी। चेंज इन द स्किन एंड हेयर कलर, उनका स्किन और हेयर कलर भी चेंज हो जाता है। हाँ यस धर्मिल, बोल, क्या बोल रहा था? सर वो प्रोट्रूडिंग बेली और अंडरवेट साथ में कैसा? अरे सिर्फ उनका बेली प्रोट्रूड हुआ है रे, बाकी मैं दिखाता हूँ, आई शो यू द पिक्चर, वेट, अभी वही दिखाने वाला था इसके बाद में, एक्सप्लेनेशन के बाद। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है जनरली, दे लुक लाइक दिस, दे आर वेरी थिन। फेशियल रीजन में उनके कभी कभी स्वेलिंग दिखता है और ये वाला पार्ट ना ऐसे इस तरह से प्रोट्रूड होके बाहर आता है। बाकी उनके लेग्स वगैरह बहुत पतले होते हैं, अभी रियल पिक्चर भी दिखा था उसमें, सी दे लुक लाइक दिस, सी प्रोट्रूडिंग बेली। और बाकी देखो उसके रिब्स तक दिख रहे हैं, इतना पतला स्किन है उसका। ये देखो, ये बोन दिख रहा है, इधर लेग्स का भी बोन दिख रहा है। सो दिस इज हाउ they show loss in weight, but they can have protruding belly. Okay, this is the characteristic symptom of kwashiorkor disorder. I hope ये पार्ट समझ में आया होगा। सर इट कैन बी रिकवर्ड। It can recover, yes. Patients or the person affected by this disorder can recover if he or she gets proper amount of nutrition. उसको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिला, तो जिसको क्वाशियोरकर होता है ना उसको प्रोटीन डाइट दिया जाता है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट उनको देते हैं ताकि उसकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन का वो डेफिशिएंसी भर जाए और नॉर्मल प्रोटीन का कंपोजिशन जो है वो रिस्टोर हो जाए उसकी बॉडी में, इसलिए उसको प्रोटीन डाइट दिया जाता है। Okay, next, second disorder is very related to kwashiorkor. It is called as marasmus. Marasmus occurs due to PEM, prolonged protein energy malnutrition. Okay, prolonged मतलब ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम तक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अगर हुआ तो उससे जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैरस्मस। क्या होता है मैरस्मस में, देखो, marasmus, it is a prolonged protein energy malnutrition found in infants under 1 year of age। 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मतलब पैदा होने से उनको अगर प्रोटीन कम ही मिलता रहा, ओके, सो उस टाइम पे डेवलप होता है मैरस्मस। इन दिस डिसीज प्रोटीन डेफिशिएंसी इज कपल्ड विथ लोअर टोटल फूड कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उसको प्रॉपर फूड मिल ही नहीं रहा है। ओके, टोटल फूड का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ही बहुत लो होता है, तो उसमें प्रोटीन रहता ही नहीं है। इनएडिक्वेट डाइट इम्पेयर्स फिजिकल ग्रोथ, उसके बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक कंपोनेंट बनाने के लिए सेल का हर एक छोटा सा छोटा मेम्ब्रेन भी बनाना है, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। हमें हार्मोन्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमें एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमें पिगमेंट कलर बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। सो टू
form every structure or to make every structure we require different types of protein. अगर ये उसको मिल ही नहीं रहे हैं तो उसका फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा एंड रिटार्ड्स मेंटल डेवलपमेंट एज वेल. इनका मेंटली डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेंटली रिटार्डेड एज वेल. सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर्स. सबक्यूटेनियस फैट का मतलब क्या है? क्यूटेनियस मतलब स्किन, सब का मतलब है नीचे, स्किन के नीचे. अभी इधर देखोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा ऐसा फैट दिखेगा. ये देखो, ये जो ऐसा पुल कर रहा हूँ ना मैं, दिस इज ऑल फैट. ये स्किन के नीचे वाला फैट है पूरा. ओके, तो इनका ये सबक्यूटेनियस फैट है ना, ये पूरा डिसअपियर हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनका बॉडी एनर्जी बनाने के लिए वो फैट यूज कर लेता है. बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे डू नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन तो मिलता ही नहीं है, ऐसा कंसिडर करो. तो जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनका बॉडी क्या यूज कर लेगा? फैट यूज कर लेगा जो स्टोर किया है. रिब्स बिकम प्रोमिनेंट. उनके रिब्स दिखने लग जाते हैं. इतना खतरनाक वो फैट लॉस होता है ना उनका. लिम्स बिकम थिन. उनके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं. स्किन बहुत ड्राई बन जाता है. कभी कभी उसके ऊपर रिंकल्स आते हैं, झुर्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में. ओके, जनरली ओल्ड एज होता है उस टाइम पे रिंकल्स आते हैं. बट ये 1-1.5 साल के बच्चे के स्किन पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ना उनका फेस ऐसा ओल्ड लगता है. ऐसा बच्चे को देखेंगे ना तो लगेगा कि यार इसका एज तो बहुत होगा, और उसका एज 1-2 साल या 3 साल इतना ही होता है सिर्फ. So skin becomes dry, thin and wrinkled. Loss of weight, digestion and absorption. Weight कम होता है, proper digestion नहीं हो पाता, proper absorption नहीं हो पाता. ये तो रुक ही जाता है. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो मोस्ट केसेस में रुक जाता है ड्यू टू एट्रोफी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एट्रोफी का मतलब है डीजनरेशन. डीजनरेशन और यू कैन से डिस्ट्रक्शन. वो ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इनका स्ट्रक्चर खराब होने लगता है और उनका फंक्शनिंग भी उससे अफेक्ट हो जाता है. सो दे कैन नॉट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड प्रॉपरली. बट देर इज नो ईडीमा. यहाँ पे ना स्वेलिंग नहीं दिखता. ये वर्ड याद रखना, ईडीमा, OEDEMA. ये वर्ड सिर्फ इतना भी लिखा जाता है. EDEMA लिखा तो भी करेक्ट है, OEDEMA लिखा तो भी करेक्ट है. दोनों स्पेलिंग करेक्ट है इसका. Major cause of these disorders is unavailability of nutritious food. Proper nutritious food. See, ये disorder जो है क्वाशियोरकर और मैरस्मस, ये तुम्हें ज्यादातर कहाँ दिखेंगे? जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है एक. सेकंड, जहाँ पे पॉवर्टी है, मतलब मोस्टली स्लम एरियाज जो होते हैं या फिर जो गरीब कंट्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग गूगल पे सिर्फ डालोगे ना क्वाशियोरकर मैरस्मस तो तुम्हें मोस्टली ब्लैक बच्चों के फोटोज आएंगे वहां पे. ब्लैक बच्चों के मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये बहुत पुअर कंट्रीज में ज्यादातर देखने को मिलता है. कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, है ना, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है. कुछ कंट्रीज में, नॉट इन ऑल कंट्रीज. तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी होने की वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते बच्चों को, एंड दे शो दीज टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस. लार्ज फैमिली साइज. गवर्नमेंट बोलता है एक मूल सुंदर फूल, हम दो हमारे दो, पर नहीं, इनको करने होते हैं हम दो हमारे 7-8. तो उससे फैमिली साइज बढ़ जाता है. लार्ज फैमिली साइज, मम्मी पापा उनके 7-8 बच्चे, कैसा चलेगा? अगर रिच है तो ठीक है, सारे बच्चों का देखभाल अच्छे से कर पाएंगे. बट ऑलरेडी एक ऐसा झोपड़ी में रहते हैं, छोटे से 10x10 की खोली में रहते हैं, 10x10 के रूम में रहते हैं, और उधर उनको 7-8 बच्चे. खुद का पेट नहीं भर पा रहे, बच्चों का पेट क्या भर पाएंगे, है ना. उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं. इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन मतलब जनरली 2 बच्चों के बीच में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ताकि मदर को रिकवर होने का टाइम मिले. मदर इज नॉट अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस बेबीज. 1 साल में एक बच्चा, दूसरे साल में एक और बच्चा, फिर एक और बच्चा, फिर एक और बच्चा. ये फैक्ट्री नहीं है, राइट. सो एक बच्चे के बाद देयर शुड बी अ गैप सो दैट उस फीमेल को रिकवर होने का टाइम मिले. ओके, सो इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन आल्सो कॉज दिस डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन. अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग and over diluted milk are the few causes. Early termination of breastfeeding. अभी ना मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं बच्चों को खिलाने के लिए. पाउडर मिलता है, पाउडर को दूध में मिक्स करके दे दो. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. बच्चों को ज्यादातर न्यूट्रिशन जो मिलने वाला है वो मदर के मिल्क में से मिलने वाला है. ओके,
एंड मदर के मिल्क में से बच्चों में कुछ एंटीबॉडीज भी ट्रांसफर होती है जो बच्चों को इम्यून बनाती है अलग अलग डिसीजेस से, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो एंटीबॉडीज। इसीलिए जितना ज्यादा टाइम तक पॉसिबल हो सके उतना मदर का ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत प्राउडली बोलते हैं अरे हमारा बेटा अभी बॉटल से दूध पीता है, ठीक है, उसका एज कितना है ना, 1-2 महीने का अगर बच्चा होगा और वो बॉटल से दूध पी रहा है, दैट इज नॉट गुड। उसका इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके, हाँ बोल गौरव। सर ते सेरेलॅक भेटतं ते पण पावडरच असतं. सेरेलॅक हो पावडर, तेच बाळांसाठीच असते ते, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बेबीज हु आर 2-3 months ओल्ड, है ना। एटलीस्ट उनको थोड़ा बड़ा होने दो, 6-7 महीने तक का उनका ग्रोथ होने दो, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग देम दोस पाउडर्ड फूड एंड ऑल, बाकी सब कुछ। तो ज्यादा जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगा उतना ज्यादा वो बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा बच्चे को न्यूट्रिएंट देते रहेंगे। हाँ बट उसके लिए मदर का हेल्थ भी अच्छा होना जरूरी है। मदर को ही अगर खाने को नहीं मिल रहा है तो उसके मिल्क ग्लैंड्स में मिल्क ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। ओके, because of malnutrition infectious diseases become opportunistic and it worsens the condition। अभी उनकी बॉडी में malnutrition होने की वजह से, malnutrition का मतलब है जितना रिक्वायर्ड होता है उससे कम न्यूट्रिशन मिलना, इसको हम लोग बोलते हैं malnutrition। deficiency of one particular type of nutrients is considered as malnutrition। so malnutrition की वजह से उनकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनका इम्यून सिस्टम वीक रह जाता है, एंड दैट इज व्हाई अदर डिसीजेस बिकम अपॉर्चुनिस्टिक। सिंपल सर्दी खांसी भी हुई तो वो सीवियर फॉर्म ले सकते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, है ना। सो ये उनको एक डिसएडवांटेज है। इनको क्या किया जा सकता है फिर, प्रॉपर डाइट कैन हेल्प इन द रिवर्सल ऑफ द सिम्टम। उनको अगर प्रॉपर डाइट दिया तो ये जो भी दिख रहा है ना ये रिवर्स हो सकता है, मतलब वो बच्चा नॉर्मल हो सकता है। ये इनक्यूरेबल डिसऑर्डर नहीं है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जरूरी है, वो अगर मिला तो बच्चा वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो let's see how patient from marasmus looks like। marasmus से affected बच्चे कैसे दिखते हैं, ये देखो। नो सबक्यूटेनियस फैट, मतलब स्किन के नीचे कोई भी फैट ही नहीं है ना, पूरा का पूरा पतला स्किन है उसका, इतना पतला कि उसकी रिब्स दिख रही है पूरी, देखो यहाँ पे उसके जो चीक्स है वो पूरे अंदर जा चुके हैं, अंदर गया पूरा। one more picture is there। See, this is the severe case, this is the severe case of marasmus। you can see cheekbones here, यहाँ पे cheekbone दिख रहा है, this is eye orbit, आंखों का ऑर्बिट यहाँ पे हमें विजिबल है क्लियरली। रिब्स यू कैन काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा प्रॉपर काउंट कर सकते तुम लोग। ये हाथ का बोन है, इसको देखो सपोर्ट करने के लिए ना यहाँ पे लकड़ी लगाया हुआ है, उसके बोन को ये जो सलाइन लगा है उसको सपोर्ट देने के लिए लकड़ी लगाया है, इतना इतना सीवियर कंडीशन है। तो इसको कैसा, ये अच्छा कैसे हो पाएगा बच्चा, उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन अगर मिला। आई थिंक ये इंडियन है, आई कैन सी 20 रुपीज नोट, ये एक केला और 20 रुपए का नोट दिख रहा है, आई थिंक ये इंडियन बच्चा हो सकता है, नॉट श्योर। तो जो भी है, किधर किधर का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, उसको प्रॉपर अमाउंट में अगर न्यूट्रिशन मिला तो ये जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, दैट दीस सिम्टम्स कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम लोग वापस नॉर्मल लेके आ सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अभी आगे जो है वो हम लोग देखने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। वन इज इंडाइजेशन, देन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जॉन्डिस, वोमिटिंग। ये क्या है देखते हैं फटाफट। आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग मच क्योंकि ये सबको पता है अभी क्या होता है। ओके, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब है ठीक से डाइजेशन नहीं होना, ओवर ईटिंग होता है, बहुत सी बार होता है कि अपने को अंदाजा नहीं आता कि कितना चाहिए। अच्छी चीज है, खाते ही रहते खाते ही रहते, खाली इधर तक आ जाता है पूरा, फिर बस बस अभी हो गया। ऐसा नहीं करने का, अपना इतना सा जो टमी है, इतना सा स्टमक है, उसका ध्यान रखो थोड़ा सा, वो फूलते ही रहेगा, एक्सपांड होगा होगा होगा, अच्छा फटेगा नहीं बट थोड़ा तो ख्याल रखो उसका। ओवर ईटिंग, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, इनएडिक्वेट का मतलब है जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम प्रोड्यूस होना, प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है। सो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, एंजाइटी,
can cause discomfort and various symptoms. It is called as indigestion. Properly digest नहीं होता. Improperly digested food or food poisoning also can cause indigestion. अगर food poisoning हुआ तो उससे भी indigestion हो सकता है. उससे क्या होगा? It leads to loss of appetite. ये होता है. If you have experienced this, you will know कि अगर बहुत ज्यादा खा लिया तो next day उतना ज्यादा भूख नहीं लगता. I'll tell you simple thing to identify whether you have indigestion or not. Digestive system से related कुछ भी problem अगर रहा ना तो सिर्फ अपने ये टंग के जो पैपिले होते हैं उनको चेक करने का. करने के बाद टंग मिरर में देखोगे ना तो इट विल अपीयर पिंकिश, थोड़ा सा पिंक रेडिश कलर में दिखेगा. बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये टंग ना पूरा व्हाइट हो जाता है. टंग के जो पैपिल है उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर ऐसा व्हाइटिश दिखता है पूरा. सो इट इंडिकेट्स दैट यू हैव सम प्रॉब्लम्स विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ मिलती है. सिंपल हाजमोला रख लो. हाजमोला खा सकते हो तुम लोग उसके लिए. या फिर अगर सीवियर है, पेट दर्द वगैरह कर रहा है तो यू कैन गो टू डॉक्टर एज वेल. देन एसिडिटी भी होता है उसमें बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स विच कैन ऑल्सो कॉज हार्ट बर्न. होता है ऐसा जलन सी महसूस होती है. हम म्हणतो ना आपण छातीत जळजळत आहे. दैट चेस्ट हार्ट बर्न जो है एग्जैक्टली दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स. रिगर्जिटेशन इज नथिंग बट जो भी खाया है वो वापस उल्टा आके निकल जाता है बाहर. कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को फील होता है अभी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हम लोग वापस निकल लेते हैं उसको. ये किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज. देन डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया इज अपर एब्डोमिनल पेन. अपर एब्डोमिनल रीजन में रिब्स के थोड़ा नीचे वहां पे ना पेन होना स्टार्ट होता है एंड स्टमक पेन भी होता है. ये किसका देख रहे हैं हम लोग सब? इंडाइजेशन के टाइम पे. दिस हैपेंस ड्यूरिंग इंडाइजेशन. अब कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइडिंग ईटिंग लार्ज मील. बहुत ठूसते जा रहे ऐसा मत करो. लाइंग डाउन आफ्टर मील. बहुत से लोगों को आदत होता है दोपहर का खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं. हाँ अभी चलो सोते हैं. नो, डोंट डू दैट. दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, खाना खाने के बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, है ना. वॉक चलो इधर उधर, घर के अंदर चलो. मैं नहीं बोल रहा बाहर जाके चलो, घर के अंदर 4-5 चक्कर लगाओ इधर उधर, बस दैट इज सफिशिएंट, है ना. देन स्पाइसी ऑयली जंक फूड ये खाना अवॉइड करो. स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इंडाइजेशन. stopping use of smoking and alcohol. ठीक है. stopping the use or avoiding smoking and alcohol, these are the preventive measures for indigestion. Next is constipation. Constipation हो ही नहीं रहा है. दो चीजें होती है. एक्सट्रीम चीजें, एक दिन में 10 बार जाके आना पड़ता है, नहीं तो 10 दिन में एक बार भी नहीं होता. तो ये जो चीज है 10 दिन में एक बार भी नहीं होता, दैट इज constipation. When frequency of defecation is reduced to less than once per week, the condition is called as constipation. Okay. Difficulty in defecation may result in abdominal pain, abdominal pain distortion, rarely perforation, है ना. ऐसा होता है कभी कभी. I'll tell you what is this. तुम लोग को लगता है कि अभी प्रेशर आ रहा है. You go to the toilet, you apply a lot of pressure, nothing comes out. कुछ भी बाहर नहीं निकलता, सिर्फ पसीना निकलता है. पसीने से लथपथ ऐसा तुम लोग बाहर निकलते हो. 1-2 दिन ऐसा ही चला जाता है. फिर अपने को रियलाइज होता है अरे 2 दिन में मैंने टट्टी नहीं किया. 2 दिन हो गया, 2 दिन चला गया. नाउ यू शुड रियलाइज कि तुम्हें अभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. यू शुड कंसल्ट डॉक्टर. और घर में कुछ अगर रहेगा पाउडर, चूर्ण वगैरह कोई गोली रहेगा तो उसको खाओ ताकि वो जो अटका हुआ है वो निकल जाए बाहर. Okay, the causes are affected colonic mobility due to neurological dysfunction. कोलॉन में जो आगे बढ़ना चाहिए, है ना, कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंड ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन. ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बचा हुआ पार्ट, वो उसमें मूव करेगा. वो कब मूव करेगा? जब उसको कनेक्ट करने वाले नर्व्स उसे प्रॉपर सिग्नल देते रहेंगे पेरिस्टालसिस का. अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुआ है या फिर तुम्हारा डाइट में फाइबर्स कम है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था तुम्हें कि फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट में.
फाइबर कम खाया या फिर स्पाइनल कॉर्ड को अगर इंजुरी हुआ है तो उससे कोलॉन का ये जो मोबिलिटी है अनडाइजेस्टेड पार्ट का वो अफेक्ट हो सकता है। एंड इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड्स भी तुम्हारे बॉडी में अगर कम है, तुम लोगों ने कम पानी पिया, कम लिक्विड कंज्यूम किया, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। इसको बोला जाता है बॉवल मूवमेंट। ये बॉवल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। इनएक्टिविटी, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड इनएक्टिविटी, तुम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठ रहे हो ऐसे एक जगह पे बैठे हो, तो भी तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रफेज, फाइबर, sufficient fluids in the diet, exercise can help improve the conditions। अगर तुम्हारे डाइट में फाइबर इंक्लूडेड है, पानी तुम लोग सफिशिएंट अमाउंट में पी रहे हो, सी समर का ये जो अभी चल रहा है ना सिचुएशन, इसमें दिन में यू शुड ड्रिंक अराउंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 10 लीटर तक पानी पीना जरूरी है। इतना सीवियर हीट अभी है। ओके हाँ, अगर तुम लोग पूरा टाइम एसी में बैठे हो किसी कमरे में तो इतना 10 लीटर जरूरी नहीं, बट 7 से 8 लीटर पानी पीना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए दिन में। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है तो तुम्हें 8 से ज्यादा मतलब 10-11 लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर के सारे फंक्शंस नॉर्मली हो पाएंगे। हाँ जीत बोल। जीत हैंड रेज किया था नहीं तुमने। सर, कुछ नहीं। बोलना बोलना, क्या हुआ? मैं एक्सप्लेन नहीं, कर रहा था गलती इसलिए से हो बीच में गया था। पूछा नहीं। अच्छा अच्छा। Okay, next is diarrhea, which is exactly opposite to constipation, है ना? Constipation का exact opposite है diarrhea। Constipation में एक तो 7-8 दिन में एक बार होता है, diarrhea में एक दिन में 7-8 बार हो जाता है। Passing loose and watery stool more than 3 times a day is called diarrhea। कुछ लोग होते हैं जिनको दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार जाना पड़ता है, तो ऐसा मत समझो कि तुम्हें डायरिया है। ओके, 3 से ज्यादा बार, 4-5 बार अगर जाके आना पड़ा कंटिन्यूअसली, और अगर वो तुम्हारा स्टूल वाटरी है, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विडिश अगर है, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं डायरिया। एंड डायरिया विल लीड टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटरी स्टूल है, बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर फॉर सम रीजन। लार्ज इंटेस्टाइन जितना रिक्वायर्ड उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए वाटरी स्टूल पास होता है। द अदर सिम्टम्स आर ब्लड इन द स्टूल, नॉजिया, नॉजियाटिक फीलिंग आता है। नॉजिया का मतलब है कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती, उसको देखते एकदम ऐसा, अरे नहीं, अजीब सा फीलिंग आता है, तो दैट इज नॉशिया और नॉजिया। ब्लोटिंग, फीवर। ब्लोटिंग मतलब क्या मालूम है क्या? हमारे स्टमक में ना ऐसे गुड़ 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 आवाजें आने लगती है, दैट इज ब्लोटिंग। फीवर डिपेंडिंग ऑन कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। नॉट नेसेसरी कि डायरिया में फीवर होगा ही, जरूरी नहीं है, बट कभी कभी अगर सीवियर है डायरिया तो उसमें फीवर आ सकता है। The causes of diarrhea are infection through food and water। सबसे मेजर कॉज डायरिया का होता है इन्फेक्टेड फूड खाना या इन्फेक्टेड पानी पीना। दैट इज वाई रेनी सीजन में ये मोस्टली फैलता है डायरिया। इसका जो ये होता है एपिडेमिक, सात जला म्हणतो आपण, है ना? डायरिया को मराठी में हगवण बोलते हैं, हगवण, जुलाब, हगवण ऐसा बोलते हैं उसको। तो इसका एपिडेमिक फैलता है। एपिडेमिक मतलब ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसा फैलते ही जाता है, फैलते ही जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बार बार लोगों को बोलता है, रेनी सीजन में स्पेशली, कि पानी उबाल के पियो, बॉईल करके पियो, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्टिंग एजेंट्स है, बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो मर जाएंगे। ओके। Disorders like ulcer, colitis, inflammation of intestine और irritable bowel syndrome, ये भी तुम्हें हो सकता है। अल्सर, अल्सर का मतलब है फोड़, ऐसा इधर ऊपर कैसे आता है ना, तो उस तरह से अंदर आ जाता है, ठीक है, तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर से ऐसा उसको, कैसे बताओ अभी इसको, आई होप समझ में आया होगा। पिंपल जैसे आते हैं बाहर से, वैसे अंदर से आ जाता है, तो दैट इज अल्सर। कोलाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ कोलॉन। कोलॉन को स्वेलिंग आ जाता है, उसको बोलते हैं कोलाइटिस। हाँ बोलो, दो लोगों ने हैंड रेज किया, सिद्धि बोल। सर मतलब डायरिया क्या कॉन्टेजियस है? कॉन्टेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस है वो। मतलब वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन, मैंने तुम लोगों को शायद एग्जांपल दिया होगा 9th स्टैंडर्ड में फार्मर का, टाइफाइड से रिलेटेड, आई एम नॉट श्योर, फिर भी बताऊंगा मैं। किसी में
हाथ ठीक से धोया नहीं ये करने के बाद, और उसी हाथ से खाना बनाया, उसी हाथ से खाना परोसा, तो वो बैक्टीरिया, वो जो जर्म्स है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं खाने के थ्रू, तो पानी के थ्रू भी जा सकते हैं ना। होटल में वगैरह तुम लोगों ने देखा रहेगा, वेटर लोग जो है बहुत ऐसा, इनका उंगली जो रहता है ग्लास के अंदर होता है, पानी में डुबाया हुआ उंगली, ये लो पानी लो, तो उसकी उंगली पता नहीं उसने किधर किधर उंगली डाली है, क्या किया है, तो उससे भी डिसीजेस फैल सकते हैं बहुत इजीली। गौरंग, सर अल्सर म्हणजे छालेगा? हाँ फोड़ तक फोड़, छाले जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी तरह, छालों की तरह, बट ये अंदर से आता है बाहर से नहीं। कोलाइटिस इज स्वेलिंग ऑफ द कोलोन, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन को अंदर से स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें ना मूवमेंट जब होता है, फूड जब आगे आगे पास होता है तो एक अजीब सा इरिटेटिंग फीलिंग आता है। हाँ सिद्धि बोल। सर वो छाले क्या मुंह में आते हैं क्या, कौन सी नहीं दूसरी जगह? नहीं, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, इंटेस्टाइन में आते हैं अंदर से, नॉट एग्जैक्टली छाले बट उसकी तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है अल्सर। नेक्स्ट इज जॉन्डिस, आई थिंक ये भी सबको पता होगा। जॉन्डिस, वी ऑल एसोसिएट जॉन्डिस विथ येलोनेस एंड येलोनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड स्किन। कंजक्टिवा का मतलब है आईज में ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है ना, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। एक्चुअली नॉट दैट व्हाइट कलर का पार्ट, थोड़ा तुम लोगों ने पढ़ा है ना रे, आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है तुम लोगों ने, कंजक्टिवा यू मस्ट हैव स्टडीड एवरीवन, हर एक स्टेट बोर्ड सीबीएसई सबने पढ़ा है। तो कंजक्टिवा, ये आउटर कवरिंग जो है, आउटर लेयर जो है आईज का, ये येलोइश होने लग जाता है, इट स्टार्ट्स टर्निंग येलोइश, और स्किन में भी येलोइश कलर आने लगता है। ओके, एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज स्टार्ट्स पासिंग व्हाइटिश स्टूल, मतलब कलर ही नहीं आता उसमें, व्हाइटिश कलर का स्टूल पास करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड एज जॉन्डिस। इट इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये जो लिवर के पिगमेंट्स है ये प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, इसीलिए स्टूल को कलर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने देखा था कि स्टूल को कलर देने का काम करते हैं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, यस। तो उसका मेटाबॉलिज्म में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ मतलब लिवर के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़, मीनिंग लिवर सेल्स आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ओके, jaundice develops if excessive breakdown of RBCs takes place along with increased bilirubin level than the liver can handle। जितना लिवर हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन प्रोड्यूस होने लगा, तो ये बिलीरुबिन फीकल मैटर में जाने की जगह पूरे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द होल बॉडी, और देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर टू डियोडेनम। लिवर से डियोडेनम में जाने में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया, वो जो डक्ट है हेपेटिक डक्ट, वो अगर ब्लॉक हो गया कहीं पे, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। बिलीरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आइदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल bilirubin is toxic to brain, hence serum bilirubin values have great diagnostic importance। तो सीरम टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें बिलीरुबिन का लेवल कितना है वो देखते हैं। ओके, तो वो लेवल नॉर्मल में होना बहुत जरूरी है, वो लेवल में चेंज आया तो इट माइट इंडिकेट दैट यू हैव अ जॉन्डिस। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू जॉन्डिस, सपोर्टिव केयर, प्रॉपर रेस्ट आर द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट। ज्यादा कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उसमें नहीं है, सपोर्टिव केयर। तो कहीं पे स्वेलिंग आया, इन्फ्लेमेशन आया, तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर्स दवाई दे सकते हैं, और पेशेंट का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। सो दॅट इज व्हॉट जॉन्डिस इज, मराठीमध्ये त्याला कावीळ म्हणतात, तुम्ही ऐकलं असेल मे बी। And last is vomiting. It is the condition in which the stomach contents are thrown out of the mouth, ये सबको मालूम है, due to reverse peristaltic movements। gastric wall, ये जो esophagus और stomach का wall है उसमें reverse peristalsis होता है और फूड ऊपर ऊपर आता है। It is controlled by non vital vomiting center of medulla। हमारा ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें नॉन वाइटल वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद नॉजिएटिक फीलिंग, है ना, अजीब सा फीलिंग आता है। हमें वोमिटिंग कब होता है, जब हमें पसंद ना आने वाला कुछ स्मेल या कोई पसंद ना आने वाला फीलिंग आने लगा ना, देन यू फील कि अभी वोमिट होने वाला है। ये अचानक से वोमिट नहीं होता, कभी भी अपने को पता चलता है अभी वोमिट होने वाला है ना। सो मोस्टली वोमिटिंग जो है इट इज एसोसिएटेड विद द नॉशिया और नॉजिएटिक फीलिंग। ज्यादा तुम्हें अगर बहुत खाया और फिर भी तुम्हें कोई ऑफर कर रहा है, ले रे
I'll give you simple example. बहुत सारे लोगों को दूध का स्मेल अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को घी बनाते टाइम जो स्मेल आता है ना वो भी अच्छा नहीं लगता है ना. दूध बॉईल करते टाइम जो स्मेल आता है, घी बनाते टाइम जो स्मेल आता है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता. उससे भी कुछ लोगों को नॉजिएटिक फीलिंग आ सकती है जिससे वोमिटिंग होता है. यस जी बोल. Sir, can jaundice lead to death? Yes, jaundice leads to death, can lead to death if not taken care. नहीं हाँ बोल. सर च्युइंगम से भी वैसी फीलिंग आती है. हो सकता है च्युइंगम ज्यादा टाइम तक अगर चबाते रह गए तुम लोग तो अगर किसी को पसंद नहीं है च्युइंगम और उसको जबरदस्ती दी है तो भी सेम फीलिंग आ सकता है, नॉजिएटिक फीलिंग. ओके. वेजिटेरियन लोग जब नॉन वेज खाते हाँ, वेजिटेरियन लोग नॉनवेज खाते हैं या फिर नॉनवेज देखते हैं, स्मेल करते हैं तो भी उनको ऐसा फीलिंग कभी कभी डेवलप होता है. सो दीज आर द डिसऑर्डर्स व्हिच आर रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी तुम्हें क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए जिनके बारे में तुम्हें फाइंड आउट करना है और हर एक टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है. हेपेटोस्टिएटोसिस, ठीक है, विच इज नोन एज फैटी लिवर. देन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक फाइब्रोसिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस. ये कंडीशंस क्या है इसके बारे में फाइंड आउट करना है. एंड इफ यू कैन रिकॉल, पहले भी दो चीजें मैंने फाइंड आउट करने को बोली थी तुम लोगों को. एक हाउ बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन इज प्रोड्यूस्ड, और सेकंड क्वेश्चन क्या था उसमें? lactose intolerance. लैक्टोज इंटॉलरेंस. यस, व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस. तो उन दोनों का आंसर भी इसी के साथ लिखना है, ठीक है. उन दोनों के बारे में भी क्या क्या किया है वो. ऑलरेडी लिखा है तो ठीक है, बट नहीं लिखा है तो उन दोनों का भी इन चार के साथ लिखना है. प्लस यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज फ्रॉम स्टेट बोर्ड का चैप्टर एंड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. स्टेट बोर्ड में चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके. एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, वो एक बार सिर्फ देखते हैं बुक में से. लार्ज इंटेस्टाइन देखो क्या होता है. Conversion of proteins into amino acid, fats, fatty acids and monoglyceride, nucleic acid to sugar and nitrogenous base, carbohydrate to monosaccharide marks the end of digestion. Yes, ये हम लोगों ने देखा है. Chyle, alkaline slurry वगैरह फॉर्म होता है. अब देखो क्या होता है. Mucosa of large intestine produces mucus but no enzymes. तो large intestine में कोई digestion नहीं होने वाला है, हम लोगों ने देखा ऑलरेडी. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जो है दे आर डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली कोलॉन में. ओके. सो कोलॉन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, व्हिच डू नॉट हार्म अस. वो हमें हार्म नहीं करते बट इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय सिक्रीटिंग सर्टेन एंजाइम्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन, are fermented by bacterial action, and hydrogen, carbon dioxide and methane gas are produced in कोलॉन. क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. इन्हीं गैस का कॉम्बिनेशन जब बाहर निकलता है तो जो मस्त एकदम स्मेल आता है, yes, that is because of हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस. इनके फॉर्मेशन की वजह से protein digestion in large intestine ends up in production of substances like indoles, ketol and H2S. H2S is hydrogen sulfide gas. These are the reason for the order of faces. जो भी मस्त एकदम अच्छा सा स्मेल आता है, पूरे घर में पता चलता है कोई तो गया है टॉयलेट में, तो वो स्मेल इन कंपोनेंट्स की वजह से आता है. इंडोल्स, केटोल एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. These bacteria synthesize several vitamins like vitamin B and vitamin K. ये प्रोड्यूस करते हैं by using or by digesting proteins and carbohydrates. तो वो जो विटामिन प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा और हम लोग बैक्टीरिया को प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं. तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. सो देयर आर सम गुड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी. It is essential that digestive enzymes and juices are produced in a sequential manner and at a proper time. बहुत important है. डाइजेस्टिव जूस जो भी है वो प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट होना चाहिए. गलत टाइम पे सिक्रेट हो गया या ज्यादा सिक्रेट हो गया, कम सिक्रेट हो गया तो भी उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई दीज सिक्रीशंस आर अंडर न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल. न्यूरो हार्मोनल मतलब क्या? हमारा नर्वस सिस्टम
और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स, ये दोनों मिला के इसको प्रॉपरली कंट्रोल करते रहते हैं। कैसे कंट्रोल किया जाता है? साइट, स्मेल एंड इवन थॉट ऑफ फूड ट्रिगर सलाइवा सिक्रेशन। तुम्हें अगर भूख लगी है और तुम लोग सोचने लगे अगर ये मिल जाएगा ना, अरे बाप रे मजा आ जाएगा, तुरंत माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है ना, वाटरी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। देयर इज अ नर्व, 10th cranial nerve stimulates secretion of gastric juice in stomach। अभी अलग अलग टाइप के जो नर्व्स है उसके बारे में नर्वस सिस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो उतना याद रखो। 10th cranial nerve, cranial nerve मतलब इट इज अ नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से निकलने वाला नर्व है इसलिए उसको क्रेनियल नर्व बोला जाता है। इवन द हार्मोन गैस्ट्रीन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, जी सेल्स होते हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, यस, हार्मोन गैस्ट्रीन ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट द सेम इफेक्ट। क्या सेम इफेक्ट? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाने का स्टिमुलस देता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने को बोलता है। You must have experienced hunger pangs at your regular meal times. Can you now reason out why it happens? तुम्हारा जो रेगुलर खाने का टाइम होता है उसी टाइम पे अपने को जनरली भूख लगती है ना। अगर तुम लोग डेली ब्रेकफास्ट करते हो, अब मैं हर रोज ब्रेकफास्ट नहीं करता तो मुझे सुबह के टाइम पे ज्यादा भूख नहीं लगती, बट मैं हेवी मील कंज्यूम करता हूँ, तो मैं दोपहर का खाना हेवी होता है तो मेरे को दोपहर का टाइम जब आने लगता है 12:30-1 का टाइम, तो भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। जिनको ब्रेकफास्ट का आदत होता है उनको सुबह 9:30-10 बजे भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम और तुम्हारे बॉडी के अंदर के जो हॉर्मोन्स है वो उस तरह से सेट हो चुके हैं अभी प्रॉपरली, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो तुम्हारे बॉडी का ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये प्रॉपरली सेट हो चुका है। दैट इज व्हाई जो डेली तुम्हारे खाने का रूटीन होता है उस टाइम पे स्पेसिफिकली तुम्हें प्रॉपर भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर कुछ चेंजेस आ गया तो नेक्स्ट 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है ये शेड्यूल, बट फिर से वापस नॉर्मल होने लगता है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जो ग्लैंड्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं देखो, दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक सिक्रीटिन, cholecystokinin which is also known as CCK and gastric inhibiting peptide GIP। ये इनहिबिट जो वर्ड है, इनहिबिट का मतलब है स्टॉप करना, ओके। तो ये हार्मोन क्या करते हैं देखो, सिक्रीटिन क्या करता है, सिक्रीटिन इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जब खत्म हो गया स्टमक का डाइजेशन तो और गैस्ट्रिक जूस जरूरी नहीं है, तो उसको स्टॉप करता है, उसका प्रोडक्शन रोकने का, उसका प्रोडक्शन स्टॉप करने का काम करता है हार्मोन सिक्रीटिन। It also stimulates the secretion of bile juice from liver, pancreatic juice and intestinal juice। तो secretin क्या करेगा, स्टमक को बोलेगा अभी भाई तो रुक जा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने दे, और लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड तीनों को स्टिमुलेट कर देगा, अभी अपना अपना सिक्रेशन रिलीज करो, फूड आ रहा है, ओके। CCK, cholecystokinin, it brings about similar action and induces satiety, that is feeling of fullness or satisfaction। खाना खाने के बाद अपने को लगता है ना अरे मस्त हो गया, मेरा हो गया, जब हम लोग को लगता है मेरा हो गया खाना, ये जो फीलिंग है, that feeling is because of cholecystokinin। ये cholecystokinin प्रोड्यूस होता है और वो तुम्हें सेटिस्फैक्शन का फीलिंग देता है खाना खाने के बाद। कोई भी चीज खाने के बाद है ना एक सेटिस्फैक्शन फील होता है हमें, यार मस्त, आज मजा आया, मस्त आया खाने। That is because of cholecystokinin। GIP inhibits the gastric secretion। यहाँ पे है gastric inhibiting peptide, inhibit करेगा मतलब क्या करेगा, उसको stop करेगा। So these are some other hormones and their functions related to digestion जो भी हम लोगों ने देखा, and this completes our chapter। Just take the screenshot। यहाँ तक लिखा ना तुम लोगों ने पहले, ये वाले पॉइंट तक, लिम्फ वेसल, लैक्टिन, उसके आगे ये लिखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और ये वाले पॉइंट सारे लिख दो उसमें, फिर चैप्टर के सारे नोट्स तुम्हारे कंप्लीट। चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.